हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्म सिंह डागुस लर्निंग ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन तथा विभाजन की और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात होगी हमारी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो अर्ध का मतलब आधे और सूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से, मदर सेल से आधी रह जाती है, उस विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम अध्ययन दोस्तों किसने किया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। जबकि इस विभाजन के लिए मियोसिस नाम जो था वो कौन लेकर आए थे? फार्मर एवं मूरे नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का, मियोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अर्धसूत्री विभाजन पादप व जंतुओं की जनन कोशिकाओं में, जैसे पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा था कि यह पादप एवं जंतु की कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन पादप व जंतुओं की जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन में नाभिक 2 बार जबकि गुणसूत्र 1 बार विभाजित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वह विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन कितने बार होता है? 2 बार होता है, लेकिन केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का विभाजन कितने बार होता है? 1 बार होता है। जबकि केंद्रक व कोशिका द्रव्य जो होता है वो कितने बार विभाजित होता है? 2 बार विभाजित होता है। यानी कि केंद्रक 2 बार विभाजित होता है, नाभिक 2 बार विभाजित होता है। सेम बात है, केंद्रक कह दो चाहे नाभिक कह दो। कोशिका द्रव्य कितनी बार विभाजित होता है? 2 बार विभाजित होता है। लेकिन गुणसूत्र कितने बार विभाजित होते हैं? केवल 1 बार विभाजित होते हैं। ऐसे विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है इसे एक और भी नाम देते हैं और इसका एक नाम है, इसे विषमांग विभाजन भी कहा जाता है। विषमांग कह दो या हास विभाजन कह दो। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का नाम हुआ विषमांग विभाजन या हास विभाजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है? अगुणित, अर्थात कैसी रह जाती है? आधी रह जाती है। जबकि दूसरा जो होता है उसे हम नाम देते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसे हम समांग विभाजन भी कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। किन जीवों में? जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, उन जीवों के अंतर्गत ही पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। सूत्री विभाजन प्रारंभ होने से पहले, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होने से पहले G1, S और G2 अवस्थाएं संपन्न हो जाती है। अर्थात जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या प्रारंभ होगा तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ होने से पहले कौन हो जाएगी? अंतरावस्था, इंटरफेज अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी विभाजन से पहले जो शुरुआत होती है वो कौन सी अवस्था से होती है? अंतरावस्था से, जिसके 3 स्टेप होते हैं, G1, S और G2। 2 क्रमागत विभाजन जो होते हैं उनके मध्य की अवस्था क्या कहलाती है? अंतरावस्था कहलाती है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, उसके पश्चात होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, तो दोनों के बीच क्या होगी? अंतरावस्था। लेकिन ध्यान देने की बात है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बीच अंतरावस्था नहीं पाई जाती है। इनके बीच केवल इंटरकाइनेसिस अवस्था पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 क्रमागत विभाजनों के मध्य की अवस्था कहलाती है अंतरावस्था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के मध्य अंतरावस्था नहीं होती है। उसके स्थान पर कौन सी अवस्था होती है? इंटरकाइनेसिस अवस्था पाई जाती है। अब ये 2 विभाजन हैं। इन दोनों विभाजनों को भी हम 2 रूप में पढ़ेंगे। पहले हम केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे और उसके पश्चात क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ते हैं। तो यहाँ केंद्रक जो होता है वो कितने बार विभाजित होता है? 2 बार विभाजित होता है। तो पहले हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात करेंगे।
अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की बात करते हैं सबसे पहले। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। यह विभाजन 2 चरणों में होता है। कौन कौन से 2 चरण होते हैं? तो एक चरण होता है केंद्रक विभाजन और एक चरण होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन और दूसरा कौन सा है? कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पढ़ रहे हैं तो इन अवस्थाओं को हम नाम दे देंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। जब सेकंड पढ़ेंगे तो इन अवस्थाओं को नाम दे देंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड कह दिया जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्था कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली अवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट, जिसको हम नाम देते हैं पूर्वावस्था प्रथम कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम एक अत्यंत जटिल, सर्वाधिक लंबी व महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसे हमने 5 भागों में बांटा है। और प्रोफेज फर्स्ट के कितने भाग हैं? 5 भाग। कौन कौन से भाग हैं इसके? 5। उनमें सबसे पहला जो आता है उसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है तनुसूत्र अवस्था। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? लेप्टोटिन कहा जाता है। इसका एक और भी नाम देते हैं, हम इसे तनुपट भी कहते हैं। क्या होगा दोस्तों इसके अंतर्गत? तो यहाँ हम बाद में देखेंगे, पहले आप सुन लीजिए क्या होगा इसके अंतर्गत। तो आपको ये देखना है कि हमने जब समसूत्री विभाजन पढ़ा था उसमें जो हमने प्रोफेज पढ़ी थी, सेम उस प्रोफेज के समान प्रक्रियाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से एक संरचना आपको देखने को मिलती है। वो ये है कि जब क्रोमेटिन जाल विभाजित होकर गुणसूत्र बनाता है तो उन गुणसूत्रों के ऊपर दानेदार संरचना, उस दानेदार संरचना का नाम होता है क्रोमोमियर। दानेदार संरचना क्रोमोमियर उपस्थित हो जाती है या क्रोमोमियर आ जाती है, जिससे वो गुणसूत्र हमें गुलदस्ते के समान दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? गुलदस्ता अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बाकी क्या होता है वो देखिए। इस अवस्था में केंद्रक के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। गुणसूत्र अधिक पतले और लंबे सूत्रों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इन पर छोटे छोटे, ये है मेन बात, इन पर छोटे छोटे मोती के समान संरचना दिखाई देती है, जिन्हें वर्णकणिकाएं कहते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में हुआ क्या? वही सारे कार्य होते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। पूरी तरीके से लुप्त नहीं होती है, लुप्त तो होगी जब प्रोफेज फर्स्ट समाप्ति की ओर जाएगी, तो यहाँ लुप्त होने लगती है। गुणसूत्र जाल विभाजित होकर क्या करता है? गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्रों के ऊपर मोती के समान दानेदार संरचना व्यवस्थित हो जाती है, जिसको हम क्रोमोमियर कहते हैं, हिंदी में वर्णकणिका कहते हैं। इस पर व्यवस्थित हो जाती है, जिससे ये गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं, और इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था इसकी जो आती है प्रोफेज फर्स्ट की दूसरी जो अवस्था है वो है युग्म सूत्र अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं जाइगोटिन, युग्म पट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो यहां देखिए, समजात गुणसूत्र, एक ही समान जो गुणसूत्र हैं जिनकी उत्पत्ति एक तरीके से हुई है, वो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर युग्म या जोड़े बनाने लगते हैं। गुणसूत्र युग्म के बीच अंतर्ग्रंथि सूत्री जटिल संरचना का निर्माण होता है। 2 समान या समजात गुणसूत्रों द्वारा युग्म या जोड़े बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहलाती है। सूत्र युग्मक में एक गुणसूत्र मात्रजनक व दूसरा पितृजनक का होता है। सूत्र युग्मन से निर्मित गुणसूत्र द्वय को युगली कहा जाता है। गुणसूत्र द्वय का मतलब गुणसूत्र जोड़े को, गुणसूत्र जोड़े को क्या कहा जाता है? युगली के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र युग्म जो होता है उसके अंतर्गत 2 गुणसूत्र होते हैं, उस 2 गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? ये द्वय का मतलब है जोड़ा।
तो गुणसूत्र जोड़े को किस नाम से जाना जाता है? युगली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मैं आपको एक चित्र बना के भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार पूरी चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि कुछ बातें हमारे दिमाग में रह जाए। इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी अवस्था, जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्थूल सूत्र अवस्था, या इसे पैकाइटिन या इसे स्थूल पट के नाम से जाना जाता है। ये इसके नाम हैं। आप इसको स्थूल सूत्र अवस्था भी कह सकते हो, पैकाइटिन भी कह सकते हो, या फिर आप इसे स्थूल पट के नाम से भी जान सकते हो। क्या होता है इसके अंतर्गत? युगली बाइवलेंट जोड़ा जो था युगली के दोनों गुणसूत्र लंबाई में चिरकर अलग हो जाते हैं। अब बाइवलेंट चतुष्क टेट्राड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टूटकर बदल जाते हैं। यह क्रिया जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें जो गुणसूत्र युग्म बना था, उस गुणसूत्र युग्म के अंतिम जो सिरे हैं, जिन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटेड सिरे, वो एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। और उस बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय या उसे क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात हर अवस्था में एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। पहली जो अवस्था आई थी लेप्टोटिन, उसके अंतर्गत ये हमें गुलदस्ते के जैसे अवस्था दिखाई दिए थे। दूसरी जो अवस्था आई जाइगोटिन, उसमें इन्होंने मिलकर जोड़े बना लिए, यानी कि सूत्र युग्मन हो गया। तीसरी जो अवस्था आई उसके अंतर्गत जोड़ों के नॉन सिस्टर जो क्रोमेट सिरे हैं वो एक दूसरे से परस्पर बदल जाते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया है? जीन विनिमय नाम दिया है। उसके पश्चात अगली जो अवस्था होगी उसका नाम क्या है? द्विसूत्र अवस्था, या इसको बोलते हैं डिप्लोटिन अवस्था। इसको किस नाम से जानते हैं? डिप्लोटिन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। यह पृथक्करण सेंट्रोमियर से आरंभ होकर गुणसूत्र के दोनों सिरों की ओर बढ़ने लगता है, और सूत्रों के इस पृथक्करण को सीमांतीकरण या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। जीन विनिमय के दौरान एक क्रॉस की आकृति जिस बिंदु पर दोनों क्रोमेटिड्स मिलते हैं उसे काइजमेटा या व्यत्यासिका कहा जाता है। और अंतिम जो दोस्तों इसकी अवस्था आती है वो है पारगतिक्रम, या फिर इसे कहा जाता है डाइकाइनेसिस के नाम से इसको जानते हैं। इस अवस्था में क्या होगा? इस प्रावस्था में काइजमेटा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका भी लुप्त हो जाती है। तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र संघनित होकर छोटे व मोटे दिखाई देने लगते हैं। ये है प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं। अब इन 5 अवस्थाओं को हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं कि वो चित्र हमें क्या कहता है। तो उस चित्र में हम इनको देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम प्रोफेज अवस्था की बात कर रहे हैं। प्रोफेज, और प्रोफेज कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की है, प्रोफेज फर्स्ट, जिसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5। सबसे पहली अवस्था जो है वो है लेप्टोटिन। क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत केंद्रक में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र जाल है वो गुणसूत्र जाल विभाजित होता है, और विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? वह गुणसूत्रों का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्र बन जाते हैं जो कैसे होते हैं? पतले व लंबे दिखाई देते हैं। इस तरीके से गुणसूत्र हमारे पास बन जाते हैं। ये तो होता है लेप्टोटिन के अंतर्गत। उसके पश्चात तो ये सिंपल सी अवस्था है। अब इसमें गुणसूत्र जो है उसके ऊपर क्या दिखाई देते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर हमें दिखाई देने लगती है मोती के समान संरचना। इस तरीके की संरचना इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाती है, और इस संरचना को, मोती जैसी संरचना को हम नाम देते हैं क्रोमोमियर या वर्णकणिकाएं। तब ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? इसलिए इस अवस्था को नाम दिया जाता है गुलदस्ता अवस्था, इसे कहा जाता है।
तो ये गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, गुलदस्ता अवस्था। लेप्टोटिन के बाद दोस्तों आती है अगली अवस्था जिसका नाम होता है जाइगोटिन। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत एक क्रिया होती है और उस क्रिया का नाम क्या है, उस क्रिया का नाम है सूत्र युग्मन। क्रिया का नाम क्या है, क्रिया का नाम है सूत्र युग्मन, जिसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। इसको सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। क्या होगा इसमें, समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आएंगे और समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर क्या करते हैं, जोड़े बनाने लग जाते हैं। जैसे ये दो गुणसूत्र हैं जो समजात हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए और समजात गुणसूत्रों ने परस्पर क्या कर लिया, इस तरीके से जोड़े बना लिए। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है सिनेप्सिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। उसके पश्चात आती है तीसरी अवस्था। उस तीसरी अवस्था में लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके अंतर्गत एक क्रिया होती है और उस क्रिया का नाम क्या है, उस क्रिया का नाम है जीन विनिमय। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर जिसे कहा जाता है। क्या होगा, समजात गुणसूत्र में जो गुणसूत्र हैं, इनके ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो सिरे हैं, ये एक दूसरे से परस्पर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इनको मैं इस तरीके से अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये जोड़ों में दिखाई दे रहे हैं हमको। ये समजात गुणसूत्रों के जो सिरे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, अंतिम जो सिरे हैं ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और पास आने के कारण क्या हो जाएंगे, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सिरे एक दूसरे से बदल जाते हैं, इस तरीके से बदल जाएंगे। ये गुणसूत्र युग्म हो गया। अब इसका जो जोड़ा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो देखिए आप, किस तरीके से इनके सिरे परस्पर बदल जाएंगे। अब इस तरीके से इनके सिरे परस्पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। दिखाई दिया आपको? ये देखिए आपको स्पष्ट रूप से अब दिखाई दे रहा है कि इनके जो सिरे हैं वो परस्पर क्या हो गए, बदल गए। जो भाग इसके साथ था रेड वाला वो अब येलो के साथ चला गया और येलो का जो भाग था वो किसके साथ चला गया, वो रेड के साथ चला गया। इस प्रकार से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो स्थान है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सिरे एक दूसरे से बदल गए और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। उसके बाद अगली अवस्था जो आती है वो है दोस्तों पैकाइटिन के बाद डिप्लोटिन। डिप्लोटिन अवस्था, और इस डिप्लोटिन अवस्था में क्या होगा, ये जिस स्थान से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सिरे परस्पर बदले हुए हैं उस स्थान पर ये गुणसूत्र हमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, काइजमेटा, या उसे कहा जाता है व्यतयासिका के नाम से उसको जानते हैं। कौन सा सिरा है दोस्तों, ये वाला, जिस स्थान पर ये जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो स्थान होगा हमारा, इस स्थान को हम क्या नाम देंगे, ये स्थान कहलाएगा काइजमेटा। इस स्थान पर ये जुड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये स्थान कहलाता है काइजमेटा। यानी कि पांचवी अवस्था जो होगी उसकी भी बात करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं हैं जिसमें से 4 अवस्थाओं के चित्र आपके सामने हैं। लेप्टोटिन
गुणसूत्र जाल पतला और लंबा हो जाता है, गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। गुणसूत्र जो है उसके ऊपर दानेदार संरचना आ जाती है जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं, इसलिए गुणसूत्र हमें गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं। अगली अवस्था में क्या होगा, समजात जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के पास आकर जोड़े बना लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं सूत्र युग्मन। अगली क्रिया में क्या होगा, समजात गुणसूत्रों के अंतिम जो सिरे हैं ये एक दूसरे से परस्पर बदल जाते हैं और इनके बदलने की क्रिया को क्या नाम देते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। अगली जो अवस्था है डिप्लोटिन, इसमें क्या होगा, जीन विनिमय जिस स्थान पर होता है वहाँ गुणसूत्र हमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उस अवस्था को, उस स्थान को क्या नाम देते हैं, काइजमेटा या व्यतयासिका कहा जाता है। और अंतिम जो अवस्था है डाइकाइनेसिस, उसमें क्या होगा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है। तारक केंद्र विभाजित होता तारक काय विभाजित होकर तारक केंद्र बनाता है। तारक केंद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हुए जाते हैं और ध्रुवों का निर्माण करते हैं। ध्रुवों से तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब आती है दोस्तों अगली अवस्था जिसे हम क्या नाम देते हैं, अगली अवस्था जो आएगी अब वो है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र युग्म था ये तरकु तंतुओं पर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचते ही केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है तथा गुणसूत्र युग्म मध्य रेखा पर तरकु तंतुओं पर व्यवस्थित होकर एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इस मध्य रेखा पर गुणसूत्रों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि इनके सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ तथा इनकी भुजाएं मध्य रेखा की तरफ होती हैं। चित्र में देखते हैं हम इसको क्या होगा। तो चित्र में देखिए, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट क्या होगा, इसमें तारक काय ने विभाजित होकर तारक केंद्र बना दिए और इन तारक केंद्रों पर कौन व्यवस्थित हो जाते हैं, तारक केंद्रों से तरकु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो तारक केंद्र से ये तरकु तंतु का निर्माण क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, ये तरकु तंतु। अब इन तरकु तंतुओं पर गुणसूत्र युग्म क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। इन तरकु तंतुओं पर गुणसूत्र युग्म क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। कैसे व्यवस्थित होगा, इनका गुणसूत्र बिंदु होता है मध्य की ओर, जबकि भुजाएं कहाँ होती हैं, गुणसूत्र बिंदु होता है मध्य की ओर और भुजाएं कहाँ होती हैं, ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से भुजाएं मध्य की ओर और गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है, ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित होता है। इस तरीके से इनके ऊपर ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। मैं इस लाइन से ही बना देता हूं, इस तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको। गुणसूत्र बिंदु तो कहाँ है, ध्रुवों की तरफ, और भुजाएं कहाँ है, मध्य की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। और यही लाइन हमारी क्या कह रही है, मध्य रेखा पर तरकु तंतु व्यवस्थित होकर एक मेटाफेजी प्लेट का निर्माण करते हैं। इस मध्य रेखा पर गुणसूत्रों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ तथा भुजाएं कहाँ होती हैं, मध्य की तरफ होती हैं। भुजाएं तो हो गई बीच की ओर, जबकि गुणसूत्र बिंदु कहाँ हो गया, ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित हो गया। अगली अवस्था में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में ये तरकु तंतु छोटे होने लगेंगे और ये गुणसूत्र युग्म ध्रुवों की ओर जाने लगेगा। लेकिन जब ये ध्रुवों की ओर जाने लगेगा तो मध्य से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, अर्थात गुणसूत्र बिंदु से विभाजित हो जाएगा और जोड़े का एक गुणसूत्र एक ध्रुव पर और जोड़े का दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव पर पहुंचता है। यानी कि एनाफेज फर्स्ट में तरकु तंतुओं की सहायता से गुणसूत्र युग्म ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। जब यह ध्रुवों की ओर गति करता है उस समय गुणसूत्र बिंदु से विभाजित होकर एक गुणसूत्र एक ध्रुव पर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति करता है। तो अगली अवस्था जो है हमारी एनाफेज अवस्था, उसकी बात करते हैं। इस चित्र को भी दिखा दूंगा मैं,
पश्चावस्था प्रथम, जिसको हम नाम देते हैं एनाफेज फर्स्ट कहा जाता है इसको। इस प्रावस्था में बाइवलेंट के दोनों समजात गुणसूत्र यानी कि युग्म के दोनों समजात गुणसूत्र दो विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं तथा अंत में अपने अपने ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या घटकर कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। कैसे? देखो, जैसे मनुष्यों में बात करें तो टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्रों के क्या बन गए? जोड़े। कितने बने? 23 जोड़े। यानी कि ये 23 जोड़े जो हैं ये तरकु तंतुओं पर व्यवस्थित थे। अब जब ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जोड़े के मध्य से विभाजन हुआ। जोड़े का एक गुणसूत्र ऊपर ध्रुव पर गया और जोड़े का एक गुणसूत्र नीचे वाले ध्रुव पर गया। यानी कि 23 गुणसूत्र जो थे वो एक ध्रुव पर और 23 गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति कर गए। तो टोटल जो संख्या थी उसकी आधी आधी संख्या रह जाती है। तो अंत के अंतर्गत ध्यान रखने की बात है, जैसे कि हमने समसूत्री विभाजन की एनाफेज में पढ़ा था कि वहाँ गुणसूत्र जब ध्रुवों की ओर जाता है तो गुणसूत्र बिंदु से विभाजित होता है और अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव पर, दूसरा अर्ध गुणसूत्र दूसरे ध्रुव पर पहुँचता है। तो 46 का विभाजन होने से 46 ऊपर और 46 ही नीचे पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ गुणसूत्रों ने जोड़े बना लिए थे तो 46 के 23 जोड़े बने, उनमें से 23 जोड़े का जब विभाजन होगा तो 23 गुणसूत्र ऊपर और 23 गुणसूत्र नीचे जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है? आधी रह जाती है। उसके पश्चात पहुंचते हैं किस अवस्था में? अंत्य अवस्था फर्स्ट में पहुंचते हैं और यहाँ सारी बातें वही होंगी जो हम पहले भी देख चुके हैं प्रोफेज में। इस अवस्था में ध्रुवों पर पहुंचे गुणसूत्र पुनः अकुंडलित होकर पतले और लंबे हो जाते हैं। इनके चारों ओर केंद्रक द्रव्य घिर जाता है तथा केंद्रिक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। एक बार इस चित्र को भी देखिए आप, क्या कहता है ये चित्र? देखो आप, ये है हमारी इंटरफेज अवस्था। अब जैसे ही हम यहाँ से प्रोफेज में पहुँचते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या बन गए? गुणसूत्र बन गए और गुणसूत्रों के ऊपर कौन व्यवस्थित हो गए? क्रोमोमियर व्यवस्थित हो गए। तारक काय में विभाजन हुआ और दो तारक केंद्र बन गए, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते जाएंगे। फिर हम आते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। ये गुणसूत्र युग्म जो था कहाँ व्यवस्थित हो गया? तरकु तंतुओं पर व्यवस्थित हो गया। और तरकु तंतुओं पर कैसे व्यवस्थित हुआ कि गुणसूत्र युग्म तो होता है ध्रुवों की तरफ और भुजाएं कहाँ होती हैं? मध्य में होती हैं। फिर ये तरकु तंतु छोटे होने से मध्य में से गति करते हुए कहाँ पहुँच रहे हैं? ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। अब ये ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो ये इस स्थान से इनके युग्म का जो गुणसूत्र बिंदु है वहाँ से विभाजित होते हैं और एक जोड़े का एक गुणसूत्र ऊपर और जोड़े का एक गुणसूत्र कहाँ पहुँचता है? नीचे पहुँच जाता है। और फिर कौन सी अवस्था आती है? टेलोफेज फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वापस पहुंच जाते हैं और एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण हो जाता है? 2 केंद्रक का। अब इनके बीच इंटरफेज नहीं है, इसके तुरंत पश्चात कौन शुरू होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है, इसकी पूर्वावस्था फर्स्ट की हम बात करें तो ये क्या होती है? इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, जो कि हमेशा प्रोफेज में ही होते हैं। गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग व स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंत में गुणसूत्र अधिक मोटे व छोटे दिखाई देते हैं। तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। किसी भी प्रोफेज की हम बात करें तो उसमें ये सारे ही कार्य हमें देखने को मिलते हैं, चाहे समसूत्री विभाजन की प्रोफेज हो, चाहे अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट हो, चाहे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रोफेज सेकंड हो। उसके पश्चात मेटाफेज सेकंड, मध्यावस्था द्वितीय। इसमें क्या होगा? इस अवस्था में गुणसूत्र जो है अपने सेंट्रोमियर सहित तरकु तंतुओं की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? मेटाफेजी प्लेट का निर्माण करते हैं।
उसके बाद इस अवस्था के आरंभ में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, दोनों क्रोमेटिड्स अलग। अब गुणसूत्र का विभाजन होगा तो निर्माण होगा अर्ध गुणसूत्र का। तो यहाँ गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन हुआ है तो क्या बनेंगे, क्रोमेटिड बनेंगे, अर्ध गुणसूत्र बनेंगे। विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना आरंभ कर देते हैं और अंत में विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात आती है टेलोफेज सेकंड। इसमें क्या होगा, इस अवस्था में विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित क्रोमेटिड्स लंबे पतले धागे के समान दिखाई देते हैं तथा आपस में उलझकर क्रोमेटिन जाल बनाते हैं। इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है, साथ ही केंद्रिक भी प्रकट हो जाता है। तर्कु तंतु धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, अतः प्रत्येक ध्रुव पर एक एक केंद्रक बन जाता है। ये चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और उसके पश्चात कौन शुरू हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड प्रारंभ हो जाता है। अब बात करें अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जो कि सेम कौन सी विधि से होगा, अगर पादप कोशिका है तो मध्य पटलिका के द्वारा, और अगर जंतु कोशिका है तो विदलन विधि या खांच विधि के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। इस विभाजन की पैकाइटिन में होने वाले जीन विनिमय के कारण, ये की मात्राएं गायब हैं सभी की, के कारण संतान में आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जीन विनिमय जो होता है यही आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। अर्धसूत्री विभाजन नई जातियों के विकास का क्या होता है, आधार होता है। जीवों के लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए यह विभाजन अति आवश्यक है। इस विभाजन के नहीं होने से जीवों की संततियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं रह सकेगी, जिससे कोशिकाओं में बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है, जो केवल पादपों में ही आपको देखने को मिलती है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का एक बार ही विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र 2 बार विभाजित होते हैं। समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका से आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज की अवधि छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी होती है। यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में बात करें तो समसूत्री की छोटी होती है, अर्धसूत्री की लंबी होती है। लेकिन अगर बात करें समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, तो फिर कौन आती है, प्रोफेज आती है। समसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की जाइगोटिन के दौरान सूत्र युग्मन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन के दौरान जीन विनिमय होता है। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट एकल गुणसूत्रों से बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेजी प्लेट युग्मित गुणसूत्रों से बनती है। ये दोनों के अंतर्गत दोस्तों अंतर होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी पादप या जंतु कोशिका में क्या देखने को मिलती है, विभाजन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका विभाजन वाला टॉपिक। इसके पश्चात किसी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।